आज इस वीडियो में हम अष्टक वर्ग की सहायता से मैरिज और रिलेशनशिप का आकलन किस प्रकार से किया जाता है, इस बात को समझने का प्रयास करेंगे। मैरिज और रिलेशनशिप को समझने के लिए वैदिक ज्योतिष में अनेक प्रकार के सूत्रों का उल्लेख हमें देखने को मिलता है, जिनका प्रयोग हम समय समय पर अभी तक करते आए हैं। परंतु आज इस वीडियो के माध्यम से हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि सिर्फ और सिर्फ अष्टक वर्ग की सहायता से मैरिज और रिलेशनशिप का आकलन सूक्ष्म से सूक्ष्म तरीके से किस प्रकार से किया जा सकता है, और वो भी सटीकता के साथ में और सरलता के साथ में। इस वीडियो की सहायता से हम अपने इंटरप्रिटेशन के लेवल को और ऊंचा करने का प्रयास करेंगे। इस जर्नी को और आगे बढ़ाने से पहले आपने अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर मैं एस्ट्रोलॉजिकल नॉलेजेबल वीडियो लगातार अपलोड करते रहता हूं, और आपका सब्सक्राइब करना अच्छा वीडियो बनाने के लिए मेहनत करने की प्रेरणा देता है। उम्मीद करता हूं आप मेरे प्रयासों का समर्थन करेंगे इस चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करके। और यदि आप मुझसे एस्ट्रोलॉजिकल कंसल्टेंसी लेना चाहे तो नीचे दिए हुए नंबरों पर डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। हमारे यहाँ पर सभी समस्याओं का एस्ट्रोलॉजिकल सॉल्यूशन बड़ी डिटेलिंग के साथ में और प्रामाणिकता के साथ में किया जाता है। और आप में से कोई यदि मुझसे ज्योतिष सीखना चाहे तो एनरोल करा सकते हैं, और अधिक जानकारी के लिए मुझसे डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं। तो अब हम बढ़ते हैं आज के इस सफर की ओर, जिसमें हम ये जानने और समझने का प्रयास करेंगे कि मैरिज और रिलेशनशिप का आकलन हम अष्टक वर्ग की सहायता से सूक्ष्म तरीके से और सरलता पूर्वक किस प्रकार से कर सकते हैं। मैरिज और रिलेशनशिप को समझने के लिए हमें 3 घरों को समझने की जरूरत पड़ती है। सबसे महत्वपूर्ण है कुंडली का 7वां घर, जो हमें वैवाहिक जीवन के बारे में कंप्लीट जानकारी देता है। इसके बाद में कुंडली का 11वां घर, जो हमें सभी प्रकार की इच्छाओं की पूर्ति के बारे में बताता है। और इसके बाद कुंडली का दूसरा घर, जो हमें फैमिली के बारे में बताता है। तो इस प्रकार से ये जो 3 घर है, 2, 7 और 11, इन 3 घरों की सहायता से हम कुंडली में मैरिज और रिलेशनशिप को समझ सकते हैं, इनका आकलन कर सकते हैं। शुरुआत करते हैं कुंडली के 7वें घर से। जैसा कि हम डिस्कस कर चुके हैं कि आज इस वीडियो में हम सिर्फ अष्टक वर्ग की सहायता से मैरिज और रिलेशनशिप को समझने का प्रयास करेंगे। तो आप देख रहे हैं कि 7वें घर के अंदर ये मकर राशि हमें देखने को मिल रही है। तो हम सर्वाष्टक वर्ग में मकर राशि को देखेंगे। ये रही आपकी मकर राशि। तो इस मकर राशि के अंदर ये जो टोटल 28 बिंदु हमें देखने को मिल रहे हैं, हमें इन बिंदुओं से मतलब है। अष्टक वर्ग को पढ़ते समय हमने अभी तक ये जाना है कि 28 बिंदु अगर हमें देखने को मिलते हैं तो वो मैरिज के बारे में हमें एवरेज स्थिति को बताता है। 28 से जितने ज्यादा बिंदु अधिक होंगे,
मैरिज की स्थिति उतनी ज़्यादा अच्छी होंगी। और 28 से बिंदु अगर कम हमें देखने को मिलते हैं तो फिर कहीं न कहीं हमें उसमें कमतरता देखने को मिलेगी। परंतु आज हम इस वीडियो के माध्यम से सूक्ष्म अध्ययन करने जा रहे हैं, डिटेलिंग के साथ में। तो हमें इन 28 बिंदुओं को नजरअंदाज करना है और हमें प्रत्येक ग्रह के द्वारा दिए हुए बिंदुओं के ऊपर फोकस करना है कि जिन ग्रहों ने बिंदु दिए हैं उन बिंदुओं का अर्थ क्या है। उन बिंदुओं के द्वारा हम स्पष्ट तौर पे समझना चाहेंगे कि कौन से ग्रह से हमें किस प्रकार से जो है सकारात्मक सहयोग देखने को मिल रहा है और किस ग्रह से हमें नकारात्मकता देखने को मिल रही है। तो जैसा कि हमने बात किया, इस कुंडली के अंदर 7वें घर के अंदर मकर राशि है, तो हमने मकर राशि के अंदर देखा सभी 7 ग्रहों ने ये बिंदु हमें इस प्रकार से दिए हैं। हमें ये देखना है कि इनमें सबसे ज्यादा बिंदु कौन से ग्रह ने दिए हैं। देखने में पता चलता है कि जो मार्स यानी कि मंगल ने कुल 6 बिंदु दिए हैं। इसका मतलब यह है कि वैवाहिक जीवन में इस मंगल का प्रभाव सबसे ज्यादा रहने वाला है। किस प्रकार से, यहां आप मंगल की स्थिति को देखिए। मंगल कुंडली के अंदर 5वें घर और 10वें घर का अधिपति बना हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि वैवाहिक जीवन में इस नेटिव को जो है प्रेम मिलेगा और साथ ही साथ इस नेटिव का लाइफ पार्टनर करियर ओरिएंटेड होगा। करियर के प्रति जागरूक रहेगा। अब अगर इसके बाद में हम देखें तो यहां पर सूर्य ने जो है 5 बिंदु दिए हैं। तो 5 बिंदु भी जो है सूर्य के दिए हुए काफी अच्छे बिंदु माने जाएंगे। इसका मतलब इस वैवाहिक जीवन में सूर्य का भी महत्व है। सूर्य कुंडली के अंदर 2nd हाउस को दर्शा रहा है, 2nd हाउस की लॉर्डशिप लिए। इसका मतलब इस नेटिव की फैमिली जो है के अंदर बढ़ोतरी होंगी। फैमिली से संबंधित जितनी भी बातें हैं वो वैवाहिक जीवन को काफी हद तक प्रभावित करेंगी। इसके अलावा अगर इस मरकरी को देखेंगे तो मरकरी ने भी यहाँ पर 5 बिंदु दिए हैं और मरकरी की यहाँ पर पोजीशन देखें तो मरकरी यहाँ पर 3rd लॉर्ड और 12th लॉर्ड बना हुआ है। 12th लॉर्ड होने का मतलब यह है कि इस नेटिव की मैरिज अपने घर से दूर किसी स्थान पर होंगी। और साथ ही साथ 12th हाउस से हम फिजिकल रिलेशनशिप को भी देखते हैं। तो यहाँ पर मरक्यूरी ने 5 बिंदु दिए हैं जो काफी अच्छी स्थिति को दर्शाते हैं। तो 12वें घर से हम फिजिकल रिलेशनशिप को भी देखते हैं। तो इस नेटिव की मैरिज के अंदर फिजिकल रिलेशनशिप काफी अच्छी रहेंगी।
ये बात हम कह सकते हैं। और साथ ही साथ ये मरकरी यहाँ पर तीसरे घर को भी दर्शा रहा है। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि मैरिज के बाद में इस नेटिव को काफी हार्ड वर्किंग करनी पड़ेगी। अब यहाँ पर जुपिटर ने भी 5 बिंदु दिए हैं, तो इन 5 बिंदुओं के महत्व को भी हमें समझना होगा। जुपिटर इस कुंडली के अंदर छठे घर और 9वें घर का अधिपति बना हुआ है। 9वें घर का मतलब किस्मत से होता है, भाग्य से होता है, और भाग्य का मतलब होता है मिलने वाले अवसर, अपॉर्चुनिटीज। तो हम कह सकते हैं कि मैरिज के बाद में इस नेटिव को काफी अपॉर्चुनिटीज मिलेगी अपने आप को प्रूव करने के लिए, और व्यक्ति का भाग्य साथ देगा। व्यक्ति अपने क्षेत्र के अंदर वैवाहिक जीवन में काफी सफलताएं अर्जित करेगा और काफी अवसर मिलेंगे। और साथ ही साथ जो 9वां घर और बृहस्पति दोनों ही स्पिरिचुअलिटी को दर्शाते हैं। तो व्यक्ति की आध्यात्मिक उन्नति भी जो है वैवाहिक जीवन शुरू करने के बाद में तेजी के साथ में होंगी। अब इसके बाद में हम देखते हैं यहाँ पर मून को। यहाँ पर चंद्रमा कुंडली का लगन लॉर्ड है, और हम यहाँ देख पा रहे हैं कि चंद्रमा ने यहाँ पर इस 7वें घर में सिर्फ 2 बिंदु दिए। इसका मतलब विवाह के बाद में इस नेटिव का अपने आप के ऊपर ध्यान कम रहेगा। साथ ही साथ अपनी जो है सेहत का भी ध्यान रखना पड़ेगा। अगर हम यहाँ वीनस की बात करें तो वीनस ने यहाँ पर 3 बिंदु दिए हैं, जो कि एवरेज से कम है। तो वीनस की स्थिति हम देखते हैं कि वीनस यहाँ पर चौथे घर का अधिपति है। इसका मतलब इस नेटिव का मैरिज जो है घर से दूर होगा, घर के आसपास होने की संभावनाएं कम है। साथ ही साथ घर से संबंधित कुछ न कुछ जो है कमतरता जो है वैवाहिक जीवन में देखने को मिलेगी। और यहाँ पर ये जो वीनस है, शुक्र 11वें घर का भी अधिपति है, तो कई इच्छाओं की पूर्ति के अंदर भी कहीं न कहीं जो है कमतरता देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं शनि की। शनि ने यहाँ पर 2 बिंदु दिए हैं। इसका मतलब शनि यहाँ पर 7वां और 8वां घर का अधिपति बना हुआ है। 8वें घर से हम इन लॉज को देखते हैं, तो 8वें घर ने 8वें घर और 7वें घर के अधिपति ने 2 बिंदु दिए हैं। इसका मतलब व्यक्ति को इन-लॉज का सुख नहीं मिलेगा। इन-लॉज के साथ में उतनी अच्छी बेहतर अंडरस्टैंडिंग नहीं रहेंगी। कहीं न कहीं जो है इसमें कमतरता देखने को मिलेगी। तो इस प्रकार से हम 7वें घर को
डिटेलिंग के साथ में समझ सकते हैं। हर ग्रह की पोजीशन को ध्यान में रखकर वैवाहिक जीवन का आकलन हम कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम कुंडली के 11वें घर की। 11वें घर के अंदर आप देख रहे हैं कि वृषभ राशि है, तो हम देखेंगे इस अष्टक वर्ग में वृषभ राशि कहाँ पे, ये रही आपकी अष्टक वर्ग की वृषभ राशि। और इस 11वें घर के अंदर हम देख पा रहे हैं कि सबसे ज्यादा 6 बिंदु जो है शुक्र ने दिए हैं, और शुक्र यहाँ पर चौथे घर और 11वें घर का अधिपति बना हुआ है। चौथा घर यानी कि घर का एटमॉस्फेयर काफी अच्छा रहेगा, और 11वां घर यानी कि व्यक्ति की इच्छाएं पूरी होंगी, मित्रों का सहयोग मिलेगा, सोशल नेटवर्किंग काफी अच्छी रहेगी। और यहाँ आप देख पा रहे हैं कि 5 बिंदु मरकरी ने भी दिए हैं और 5 बिंदु बृहस्पति ने भी दिए हैं। मरकरी यहाँ पर तीसरे और 12वें घर का अधिपति बना हुआ है, यानी कि तीसरे और 12वें घर से संबंधित जितनी भी बातें हैं उन सभी से संबंधित इच्छाएं व्यक्ति की पूरी होंगी। और बृहस्पति जो है यहाँ पर छठे और 9वें घर का अधिपति बना हुआ है, तो 9वें घर से संबंधित भी इच्छाएं पूरी होंगी। अब इस 11वें घर में आप शनि की स्थिति को देखिए। यहाँ पर शनि ने कुल जो है 4 बिंदु दिए हैं, वो शनि का 4 बिंदु देना अपने आप में काफी महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि शनि के पास में सबसे कम बिंदु होते हैं। इतने कम बिंदु होने के बाद में शनि यदि 4 बिंदु देता है तो उससे काफी अच्छा माना जाता है, क्योंकि क्रूर ग्रहों को सभी ग्रह नकारने की कोशिश करते हैं, उन्हें कम बिंदु मिलते हैं। ऐसी स्थिति में शनि के 4 बिंदु काफी अच्छी स्थिति को दर्शाते हैं। वो शनि यहाँ पर 7th लॉर्ड बना हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि व्यक्ति की विवाह से संबंधित इच्छा पूरी होंगी। ये विवाह का प्रॉमिस आप कह सकते हैं। अब बात करते हैं हम सूर्य की। तो इस 11वें घर में सूर्य ने भी जो है 4 बिंदु दिए हैं। सूर्य भी एक क्रूर ग्रह है, सूर्य के पास भी जो है उतने ज्यादा बिंदु नहीं होते हैं, तो सूर्य का 4 बिंदु देना भी एक अच्छा माना जाएगा। और सूर्य यहाँ पर 2nd हाउस का अधिपति बना हुआ है। इसका मतलब वैवाहिक जीवन में फैमिली से संबंधित सभी इच्छाएं व्यक्ति की पूरी होंगी। इसे भी आप एक विवाह का प्रॉमिस कह सकते हैं। तो कुल मिलाकर इस नेटी के जीवन में विवाह से संबंधित कोई परेशानी नहीं आएगी, इतना आप कॉन्फिडेंस के साथ में कह सकते हैं, क्योंकि 11वें घर में 7वें घर के अधिपति ने भी जो है अच्छे बिंदु दिए हैं, और 2nd हाउस के अधिपति ने भी अच्छे बिंदु दिए हैं, तो एक अच्छी स्थिति मानी जाएगी। अब हम कुंडली के दूसरे घर की बात करेंगे। दूसरे घर से हम फैमिली को देखते हैं, विशेष करके वो फैमिली जो शादी के बाद में स्थापित होती है। तो यहाँ पर दूसरे घर का महत्व शादी के लिहाज से काफी बढ़ जाता है।
हम देख पा रहे हैं कि दूसरे घर में यहाँ पर सिंह राशि आ रही है और इस सिंह राशि को हम सर्वाष्टक वर्ग में देखेंगे। तो इस सर्वाष्टक वर्ग में ये रहा आपकी सिंह राशि का कॉलम, और इस सिंह राशि में कौन कौन से ग्रहों ने कितने कितने बिंदु दिए हैं इसका महत्व बढ़ जाता है। और हम बात शादी की कर रहे हैं, तो शादी की लिहाज से सातवां घर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। सातवें घर का संबंध यदि दूसरे घर से स्थापित होता है तो हम कह सकते हैं कि मैरिज में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और इसे हम मैरिज की प्रॉमिस की तरह ले सकते हैं। तो यहाँ पर सातवें घर का अधिपति होता है शनि, और शनि ने यहाँ पर कुल मिलाकर 3 बिंदु दिए हैं। शनि एक क्रूर ग्रह है, और क्रूर ग्रह होने के कारण शनि के पास में सबसे कम बिंदु होते हैं। शनि को यदि 4 बिंदु मिलते हैं तो उसे हम एक अच्छी खासी स्थिति को कह सकते हैं, परंतु शनि ने यहाँ पर 3 बिंदु दिए हैं जो कि एवरेज से थोड़ा सा कम नजर आ रहा है। इसका मतलब शादी के लिहाज से ये जो 3 बिंदु है कम है, ये किसी न किसी प्रकार की जो है कमतरता को दर्शा रहे हैं। इसको हम इस प्रकार से इंटरप्रेट कर सकते हैं कि व्यक्ति की शादी के दौरान फैमिली से संबंधित कोई न कोई परेशानी आ सकती है, या इस प्रकार से भी हम कह सकते हैं कि शादी के बाद फैमिली से जुड़ी हुई कोई न कोई परेशानी व्यक्ति के साथ में रहेगी। अब इसके अलावा जो है हमें यह भी देखना होता है कि दूसरे घर के लिहाज से सबसे ज्यादा प्रभाव कौन सा ग्रह छोड़ रहा है। हम देख रहे हैं कि यहाँ पर मरकरी यानी कि बुध ने 6 बिंदु दिए हैं। इसका इन 6 बिंदुओं का अर्थ हम लगाना चाहें तो इस प्रकार से लगा सकते हैं कि मरकरी जो होता है वो क्लोज रिलेटिव्स का होता है, जो नजदीकी रिश्तेदार होते हैं। तो व्यक्ति की फैमिली में नजदीकी रिश्तेदारों का प्रभाव हो सकता है, और यहाँ मरकरी 12th लॉर्ड है, तो हम इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि जो दूर के रिश्तेदार हैं उनका व्यक्ति की फैमिली के ऊपर काफी प्रभाव रहेगा। इसमें आप सभी ग्रहों के द्वारा दिए हुए बिंदुओं का आप एनालिसिस कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कुंडली के 5वें घर की। 5वें घर की इसलिए क्योंकि जब भी हम प्रेम संबंधों का आकलन करते हैं तो हमें 5वें घर का अध्ययन करने की आवश्यकता पड़ती है, और प्रेम विवाह के दृष्टिकोण से भी हमें 5वें घर का अध्ययन करना होता है। यदि 5वें घर का संबंध 7वें घर से स्थापित होता है तो आप कह सकते हैं कि जिस व्यक्ति से प्रेम है उससे मैरिज होगी। यदि प्रेम है परंतु जो है 7वें घर से संबंध स्थापित नहीं हो रहा है, इसका मतलब प्रेम संबंधों का विवाह के अंदर रूपांतरण होना काफी मुश्किल है। तो इस प्रकार से हम प्रेम संबंधों का आकलन 5वें घर के अध्ययन से कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर हम गुप्त संबंधों का भी आकलन करना चाहें या फिर फिजिकल रिलेशनशिप का संबंध स्थापित करना चाहें तो भी हम 5वें घर को अध्ययन करते हैं। यदि 5वें घर का संबंध 8वें घर से स्थापित हुआ तो कह सकते हैं कि जिस व्यक्ति से प्रेम है उसके साथ में कुछ सीक्रेट रिलेशन होंगे, और यदि
पांचवें घर का संबंध 12वें घर से भी स्थापित होता है, तो आप इस तरह से कह सकते हैं कि जिस व्यक्ति से प्रेम है उसके साथ में फिजिकल रिलेशनशिप भी काफी रहेंगी। और यदि पांचवें घर का संबंध तीसरे घर से स्थापित होता है, तो आप कह सकते हैं कि इस नेटिव का वन नाइट स्टैंड वाले रिलेशन काफी रहेंगे। तो इस प्रकार से आप व्यक्ति के प्रेम संबंधों का आकलन कर सकते हैं। प्रेम संबंधों का विवाह के अंदर रूपांतरण होगा या नहीं, इस बात का भी आकलन कर सकते हैं। और साथ ही साथ व्यक्ति के जो है एक्सटर्नल अफेयर्स है उसके बारे में भी आप बारीकी के साथ में अध्ययन कर सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। आप देख रहे हैं कि पांचवें घर के अंदर ये स्कॉर्पियो साइन है, वृश्चिक राशि। तो हम यहाँ सर्वाष्टक वर्ग में वृश्चिक राशि के अंदर जाएंगे और देखेंगे कि यहाँ पर कौन कौन से ग्रहों ने कितने बिंदु दिए हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रेम संबंधों की। तो यहाँ पर पांचवें घर का अधिपति मंगल है, तो मंगल ने कितने बिंदु दिए, ये हमारे लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो आप यहाँ देखेंगे कि स्कॉर्पियो ने यहाँ पर मंगल ने यहाँ पर 2 बिंदु दिए हैं। इसका मतलब सीधा है, साफ है कि इस नेटिव के किसी भी व्यक्ति से प्रेम संबंध होने की संभावना नहीं के बराबर है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पांचवें घर के अधिपति मंगल ने 2 बिंदु दिए, जो कि इस संभावनाओं को नकारने के लिए काफी है। ये तो हुई आपकी एक बात। और अब हम बात करेंगे, अब मान लीजिए कि यहाँ पर मंगल ने जो है 2 की जगह जो है 5 बिंदु दिए हैं या फिर 6 बिंदु दिए हैं। सपोज करो कुछ समय के लिए हम मान लेते हैं। ऐसी स्थिति में आप कह सकते हैं कि व्यक्ति के प्रेम संबंध किसी न किसी व्यक्ति से रहे हैं। अब जिस व्यक्ति से प्रेम संबंध है उससे मैरिज होगी या नहीं होगी, ये हम 7वें घर के अधिपति के द्वारा जान सकते हैं। 7वें घर से यदि संबंध स्थापित होते हैं तो आप कह सकते हैं कि जिस व्यक्ति से प्रेम है उस व्यक्ति से मैरिज होंगी। तो यहाँ पर 7th हाउस का अधिपति बनता है शनि। तो शनि ने यहाँ पर 2 बिंदु दिए हैं। इसका मतलब जिस व्यक्ति से प्रेम है उससे आपकी शादी नहीं होगी, ये बात क्लियर है। इस बात का सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर शनि दे रहा है। ठीक है, अब हम यहाँ पर देखते हैं कि सबसे ज्यादा बिंदु जो है शुक्र ने दिए हैं। शुक्र यहाँ पर 4थे घर का अधिपति है। इसका मतलब व्यक्ति को अपने घर से सबसे ज्यादा प्रेम रहेगा। प्रेम से मतलब ये नहीं है कि जो है अपोजिट जेंडर वाले किसी व्यक्ति के साथ में जो है प्रेम हो। प्रेम किसी भी प्रकार का हो सकता है। तो यहाँ पर 4थे घर के अधिपति शुक्र ने जो है सबसे ज्यादा बिंदु दिए हैं। इसका मतलब इस नेटिव को अपने घर से ज्यादा प्रेम रहेगा। शुक्र यहाँ पर 11वें घर का भी अधिपति है। इसका मतलब ये हुआ कि इस व्यक्ति के सोशल सर्किल के साथ में काफी अच्छे दोस्ताना रिश्ता रहेगा। अपने मित्रों के साथ में काफी प्रेम रहेगा। और साथ ही साथ यहाँ पर आप देखें कि चंद्रमा ने भी जो है 6 बिंदु दिए हैं। चंद्रमा यानी कि ललन लॉर्ड। इसका मतलब इस व्यक्ति को अपनी व्यक्तित्व के प्रति काफी सजगता रहेगी। अपनी आइडेंटिटी, अपनी सोच विचार के प्रति काफी जो है व्यक्ति आत्ममुक्त रहेगा। जैसा कि हमने बात किया, पहली बात तो इस स्कॉर्पियो राशि के अंदर
फिफ्थ लॉर्ड ने जो है 2 बिंदु दिए हैं। इसका मतलब इस नेटिव के प्रेम संबंध किसी से भी नहीं होंगे। अगर सपोज करो मान लिया जाए कि जो है प्रेम संबंध है, यहाँ पर जो है 2 की जगह मान लीजिए कि 6 बिंदु है। 6 बिंदु होने का मतलब प्रेम संबंध होंगे। कुछ समय के लिए हम इसको 6 बिंदु मान लेते हैं। तो यहाँ पर हमें जो है इसका 8वें घर से संबंध स्थापित करके हम ये जान सकते हैं कि व्यक्ति के सीक्रेट रिलेशन किसी के साथ में किस प्रकार के रहेंगे। तो यहाँ पर सीक्रेट रिलेशन के लिए हम 8th हाउस को देखते हैं और 8th हाउस का लॉर्ड बनता है यहाँ पर शनि। तो आप देखेंगे कि इस वृश्चिक राशि के अंदर शनि ने 2 बिंदु दिए हैं। इसका मतलब इस व्यक्ति के सीक्रेट संबंध किसी व्यक्ति के साथ में होने की संभावना नहीं है। यदि यहाँ पर जो है 2 की जगह जो है 4 बिंदु होते या 5 बिंदु होते या 6 बिंदु होते, तब आप इस प्रकार से कह सकते थे कि इस व्यक्ति के जिसके साथ प्रेम संबंध है उसके साथ में सीक्रेट रिलेशनशिप है। अब ठीक इसी प्रकार से हम 12वें घर से फिजिकल रिलेशनशिप को देखते हैं, तो हम इस एंगल से भी जो है चेक कर सकते हैं। आप देख पा रहे हैं कि 12th हाउस का लॉर्ड बनता है यहाँ पर मर्क्यूरी। तो इस मर्क्यूरी ने यहाँ पर दिए हैं 3 बिंदु, क्योंकि मर्क्यूरी के पास में जो है टोटल 54 बिंदु होते हैं और 54 बिंदु के लिहाज से ये 3 बिंदु जो है एवरेज से काफी कम होते हैं। इसका मतलब इस व्यक्ति की फिजिकल रिलेशनशिप जो है किसी व्यक्ति से रहने की संभावना ही नहीं के बराबर है। ये आप सर्टिफिकेट सामने वाले को दे सकते हैं। अब जो है कभी कभी ऐसा होता है कि किसी नेटिव को जो है किसी से प्रेम नहीं रहता है, मतलब जो है 1 नाइट स्टैंड वाला मामला भी जो है देखने में आता है। तो वो एंगल भी हम चेक कर सकते हैं। कुंडली के तीसरे घर से हम 1 नाइट स्टैंड का मामला चेक कर सकते हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि 3rd हाउस का लॉर्ड मरकरी है और इस वृश्चिक राशि में मरकरी ने जो है 3 बिंदु दिए हैं। इसका मतलब इसकी भी संभावनाएं जो है खत्म हो जाती है। तो आप इस प्रकार से जो है इस नेटिव के प्रेम संबंधों का आकलन 5वें घर से कर सकते हैं। एक्सटर्नल अफेयर्स का आकलन जो है 5वें घर से कर सकते हैं और साथ ही साथ जिस व्यक्ति के साथ में प्रेम संबंध है उससे मैरिज होगी या नहीं उसका भी आकलन आप जो है 5वें घर से कर सकते हैं। तो इस लिहाज से हमारा 5वां घर जो है काफी महत्वपूर्ण हो जाता है विवाह का आकलन करने के लिए। अब यहाँ हमें लगन का भी जो है विश्लेषण कर लेना जरूरी होता है कि जिस व्यक्ति का हम बर्थ चार्ट देखने जा रहे हैं उसकी विवाह के प्रति क्या सोच है। तो यहाँ पर लगन के अंदर आपको कर्क राशि दिखाई देगी और कर्क राशि के अंदर हम देखेंगे कि 7 बिंदु जो है यहाँ पर सूर्य ने दिए हैं। इसका मतलब व्यक्ति अपना घर संसार बसाना चाहता है, अपनी फैमिली को जो है देखना चाहता है। अब यहाँ पर जो है मार्स ने भी जो है 7 बिंदु दिए हैं और मार्स जो है 5th लॉर्ड और 10th लॉर्ड बना हुआ है। इसका मतलब ये नेटिव जो है प्रेम को भी जो है महत्व देता है और अपने करियर को भी जो है महत्व देता है। और यहाँ पर मर्क्यूरी ने जो है 6 बिंदु दी है। इसका मतलब मर्क्यूरी जो है यहाँ पर 12th लॉर्ड है। इसका मतलब ये फिजिकल रिलेशनशिप को जो है भी काफी महत्व देने वाला इंसान है। इसकी भी चाहत इस नेटिव को है। साथ ही साथ जो है यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि सैटर्न ने जो है 6 बिंदु दिए हैं। सैटर्न 7th लॉर्ड है
और 8 लॉर्ड है। इसका मतलब ये व्यक्ति मैरिज के प्रति भी काफी जागरूक है और अपनी मैरिज को लेकर भी काफी उत्साहित है। तो इस प्रकार से आप लगन को देखकर इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि विवाह के प्रति व्यक्ति की सोच कैसी है, उसका नजरिया कैसा है। तो इस बर्थ चार्ट में हमने मैरिज से जुड़े हुए सभी प्रश्नों को क्लियर करने की कोशिश की है। 7वें घर से हमने विवाह का प्रॉमिस देखा, 11th हाउस से संबंध स्थापित करके हमने विवाह से संबंधित इच्छाओं की पूर्ति होगी या नहीं, यह हमने देखने का प्रयास किया। 2nd हाउस से हमने फैमिली से संबंधित बातों को देखा और 5वें घर से हमने जो है प्रेम संबंधों को देखा। प्रेम संबंधों से विवाह के अंदर रूपांतरण होगा या नहीं, वो हमने समझने का प्रयास किया। साथ ही साथ जो है एक्सटर्नल अफेयर्स किसी के है या नहीं, वो भी हम 5वें घर से किस प्रकार से चेक कर सकते हैं, वो भी हमने देखा। और साथ ही साथ विवाह से संबंधित व्यक्ति की सोच कैसी है, वो भी हमने समझने का प्रयास किया। तो इस प्रकार से आप सिर्फ और सिर्फ अष्टक वर्ग की सहायता से मैरिज और रिलेशनशिप का डिटेल के साथ में आकलन कर सकते हैं, सूक्ष्मता के साथ में और सरलता के साथ में। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर लिखिए कि इसके बाद आप क्या देखना चाहते हैं। इस अष्टक वर्ग से संबंधित मैं आपकी डिमांड को पूरी करने की कोशिश करूंगा। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए इजाजत।